Hello everyone, welcome to Rising Star of Mathematics. Today we are discussing linear algebra 25 questions. ये हमने 25 क्वेश्चंस की हर रोज एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है. ये हमारा उसमें सेकंड लेक्चर है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द सेट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू. अब सबसे पहले हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं. अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए. अब ए ट्रांसपोज क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम उसके रोज को कॉलम में एंड कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं, तो वो होता है हमारा ट्रांसपोज. तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो वो मैट्रिक्स होती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इसकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो हमेशा जीरो होती हैं हमारे पास. तो अब हमें 3x3 की एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेनी है, तो ये एंट्रीज तो हमारी होगी जीरो, यानी ये होगी हमारी ट्रिवियल एंट्रीज. उसके बाद नेक्स्ट हमने ये -1 रख लिया, ये 2 रख लिया, ये -2 रख लिया, ये 3 रख लिया, ये -3 रख लिया. तो ये एंट्रीज हैं जो डायगोनल वाली हैं, ये होगी मेरी ट्रिवियल एंट्रीज. और जो बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज है 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेरे पास यहाँ से नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आई. तो अगर मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स की निकालनी है तो मैं इजिली लिख के निकाल सकती हूँ और यहाँ से आंसर आ गया मेरा 6. लेकिन अगर बाई चांस उसने हमें 25x25 की मैट्रिक्स दे दी तो इतनी लिखनी तो पॉसिबल नहीं है. तो उसके लिए एक जनरलाइजेशन फार्मूला है, number of non-trivial entries in a skew symmetric matrix of order n is equal to n into n plus 1 by 2. तो यहाँ अगर n हम 25 लेते हैं तो ये आ जाएगा 25 इंटू 26 बाई 2 और ये मेरा 13 पे चला जाएगा. तो जो मेरा आंसर होगा वो मेरी एंट्रीज होंगी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 25. तो ये मेरा जनरलाइजेशन फॉर्मूला है. यहाँ पर अगर मेरे पास ऑर्डर 3 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 बाई 2, यहाँ से भी आंसर 6 मिलेगा. और अगर 3x3 की मैट्रिक्स तो लिखना भी पॉसिबल था, वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0. तो अगर हम एक काउंटर एग्जाम्पल ले लें जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो लेकिन उसका ट्रेस 0 ना हो, तो ये ले लिया, देखो 1 यहाँ पर 1. तो ये मैट्रिक्स जो मेरी है इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आता है. तो ये मैट्रिक्स मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन जो इस मैट्रिक्स का ट्रेस है वो मेरा 6 है, यानी नॉन जीरो है. तो यहाँ से मेरा फर्स्ट ऑप्शन इस मैट्रिक्स के काउंटर एग्जाम्पल से खत्म हो गया. ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0. अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो हमेशा 0 होती हैं, और जो मेरा ट्रेस होता है वो होता है सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल्स. तो अगर एंट्रीज ही प्रिंसिपल डायगोनल पर 0 0 है तो उन सबका सम भी क्या होगा? 0. नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नॉन जीरो. अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं तो ये कहता है कि ट्रेस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नॉन जीरो. तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेनी है हमें, ठीक है, और अगर मैं ये दिखा दूं कि अगर मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेती हूँ और उसका ट्रेस 0 आता है, तो यहाँ से इस एग्जाम्पल की हेल्प से ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो ये मैट्रिक्स है इसका जो ट्रेस है वो 0 आ रहा है. तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया. नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नॉन जीरो. अब कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे उसका ट्रेस हमेशा 0 आएगा, क्योंकि डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एंट्रीज होती हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमेशा 0 होती हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. तो अगर हम इसको ओपन कर सकते हैं ऐसे कि अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के, तो ये ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो गया. उसके बाद नेक्स्ट, a b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज. जो मेरा ट्रांसपोज होता है वो रिवर्स लॉ में ओपन होता है, तो यहाँ से हम ये ओपन कर सकते हैं a b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज. नेक्स्ट, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. ये गलत है हमारा, क्योंकि ट्रांसपोज हमेशा रिवर्स लॉ में ओपन होता है. नेक्स्ट, बी ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. ये ठीक है, ये रिवर्स लॉ में ओपन हो रहा है. तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन सही हो गए, और जो हमारा थर्ड ऑप्शन था, क्योंकि जो हमारा ट्रांसपोज होता है वो रिवर्स लॉ में ओपन होता है, तो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 1 2 1 4 फर्स्ट रो
1 माइनस एयोटा 3 1 सेकेंड रो एंड -1 1 0 1 थर्ड रो, देन ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हमें ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज फाइंड करना है तो वो इक्वल होता है हमारा जो ये एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट जैसे A11 का स्केयर प्लस A12 का स्केयर प्लस A13 का स्केयर प्लस A14 का स्केयर प्लस A21 का होल स्केयर, ठीक है। ऐसे करके ना जितनी एंट्रीज होती हैं उन सब का स्केयर करके अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाती है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसका ट्रेस निकालना चाहते हैं, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो जो ए मैट्रिक्स है उसकी सभी एंट्रीज का स्केयर करके हमें ऐड करना है। तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 4 + 1 + 16 + 1 प्लस आयोटा का स्केयर प्लस 9 + 1 + 1 + 1 एंड 0 का स्केयर 0 + 1, ठीक है। अब इनको जैसे ही हम ऐड करेंगे यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 35, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे, आयोटा स्केयर होता है हमारा -1, तो ये इस माइनस को कैंसिल कर देगा और 16 + 4 20 एंड 22 एंड 22 प्लस ये ऐड करेंगे अगर हम ये एंट्रीज, तो 27 और 27 और 9 हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 35, ठीक है। नेक्स्ट, इफ S इज इक्वल टू A इज इक्वल टू डायगोनल ABC बिलोंग्स टू R, A less than B less than C and A square is equal to identity, then S is equal to। अब A है हमारे पास, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसमें डायगोनल पे A B C ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब A स्केयर हमारा आइडेंटिटी के इक्वल है, तो अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स का स्केयर करते हैं तो जस्ट उसके डायगोनल एंट्रीज का स्केयर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा A स्केयर B स्केयर C स्केयर, और A स्केयर हमारा आइडेंटिटी के इक्वल है, तो जो आइडेंटिटी की डायगोनल एंट्रीज होंगी वो कुछ इस टाइप से होंगी 1 1 1। तो यहाँ से मेरे पास A स्केयर भी 1 के इक्वल आ जाएगा, B स्केयर भी 1 के इक्वल आ जाएगा और C स्केयर भी 1 के इक्वल आ जाएगा। तो जो A की वैल्यू है वो +-1, B की वैल्यू भी +-1 एंड C की वैल्यू भी +-1। लेकिन उन्होंने कंडीशन गिवन है कि A लेस देन B लेस देन C, तो अगर मैं A की वैल्यू -1 ले लूँ तो B की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी और C की वैल्यू मेरे पास बचेगी ही नहीं। तो इट मीन्स हम ऐसा कोई भी कम्बिनेशन नहीं बना सकते जिसके लिए मेरा A लेस देन B हो जाए और B लेस देन C हो जाए। तो ये वाली कंडीशन कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि A की वैल्यू +-1 एंड B की वैल्यू भी +-1 और C की वैल्यू भी +-1 है। तो इसका मतलब जो ये सेट है इसमें कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं होएगी जिसकी डायगोनल एंट्रीज A B C हो और जो A स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी दे और जिसके लिए A लेस देन B लेस देन C हो। तो इट मीन्स जो इस सेट की कार्डिनलिटी, ये हम कार्डिनलिटी के लिए डिनोट करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट S। तो S के अंदर वो सारी मैट्रिसेस थी जो हमारी यहाँ से इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस थी और जिनके लिए A लेस देन B लेस देन C आ रहा था, लेकिन हमने एक कंडीशन देखी कि ऐसा कोई भी A B C नहीं मिलता जिसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि A लेस देन B लेस देन C। तो यहाँ से हमारी जो कार्डिनलिटी है वो 0 के इक्वल आ गई, ठीक है, क्योंकि ऐसी हमें कोई भी मैट्रिक्स नहीं मिली जो इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इफ A इज अ निलपोटेंट देन -2 ऑफ A इज ऑल्सो निलपोटेंट। अगर A कोई भी मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी कुछ भी पावर करते हैं, जैसे हमें एक ऐसा n मिल जाता है सच दैट AN इज इक्वल टू 0 एंड AN-1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स है, अगर K कोई भी कांस्टेंट लेते हैं और K को A के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स भी मेरी निलपोटेंट आ जाती है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इफ A एंड B आर निलपोटेंट देन A + B इज निलपोटेंट। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि हमारे A और B तो निलपोटेंट हो, लेकिन जो हमारी A + B मैट्रिक्स आए वो हमारी निलपोटेंट ना हो। अगर हम A मैट्रिक्स को ले लेते हैं 0 1 0 0, तो ये मैट्रिक्स मेरी एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि जैसे ही हम इसका स्केयर करेंगे तो ये हमारी 0 बन जाएगी। तो यानी इसका इंडेक्स 2 हो जाएगा। जो छोटी से छोटी पावर जिसको करने पर हमें 0 मैट्रिक्स मिलती है वो होता है उस मैट्रिक्स का इंडेक्स। नेक्स्ट, B इज इक्वल टू 0 0 1 0 लेते हैं अगर हम, तो अगर इसका स्केयर करते हैं हम, B स्केयर फाइंड करते हैं, तो वो मेरे को 0 मैट्रिक्स मिल जाती है। तो यानी यहाँ से B मेरी एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी विद इंडेक्स 2। नेक्स्ट हमें निकालना है क्या हमारी A + B भी निलपोटेंट होगी, तो A + B है वो मेरी आएगी 0 1 1 0।
इसकी मैं कितनी भी पावर करती रहूँ ये कभी भी मेरे को जीरो मैट्रिक्स नहीं देगी। तो यहाँ से मेरा सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ए और बी तो मैंने यहाँ से नीलपोटेंट मैट्रिक्स लिए थे, लेकिन जो मेरा ए प्लस बी है वो मेरा नीलपोटेंट नहीं आया। सेकंड, थर्ड ऑप्शन, इफ ए एंड बी आर नीलपोटेंट देन ए प्लस बी इज नॉट नीलपोटेंट। तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले लूँ जिसके लिए कि जो मेरी ए मैट्रिक्स है वो भी नीलपोटेंट है और जो मेरी बी मैट्रिक्स है वो भी नीलपोटेंट हो, और जो ए प्लस बी आए इन दोनों को ऐड करके वो भी मेरा नीलपोटेंट आ जाए। तो यहाँ से मेरा थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये रहा हमारा एग्जाम्पल कि अगर हम ए को मैट्रिक्स लेते हैं 0 0 -1 0 एंड 0 0 -1 0, तो ए स्क्वायर करने पे हमें 0 मैट्रिक्स मिलती है। तो ए हमारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है विद इंडेक्स 2। नेक्स्ट हमने बी को भी नीलपोटेंट लेना है, तो बी हमने ले लिए 0 0 1 0 0 0 1 0। तो जैसे ही बी स्क्वायर फाइंड किया तो वो हमारा 0 मैट्रिक्स आया, तो बी इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स 2। अब हम जैसे ही a प्लस बी करेंगे तो वो हमारी खुद ही 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगी और ये हमारी मैट्रिक्स नीलपोटेंट होती है। तो यानी यहाँ से थर्ड ऑप्शन में गिवन था कि अगर a और b को हम नीलपोटेंट ले लेते हैं तो a प्लस बी इज नॉट नीलपोटेंट, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ a एंड b आर नीलपोटेंट देन ए बी इज नीलपोटेंट। तो इसके लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल देते हैं कि जो हमारे a और b तो नीलपोटेंट है, लेकिन जैसे ही हम उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारा नॉन नीलपोटेंट आता है। ये रहा हमारा एग्जाम्पल कि अगर a इज इक्वल टू 0 0 1 0 लेते हैं तो a स्क्वायर करने पर हमें एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स मिलती है ऑफ इंडेक्स 2। हम 2 क्रॉस 2 के लिए कर रहे हैं, 3 क्रॉस 3 के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमें क्वेश्चन में काउंटर एग्जाम्पल सोचना होता है तो हम कम से कम टाइम लगे ऐसा देखते हैं। तो a लिया हमने 0 0 1 0, तो a स्क्वायर करने पर हमें पता चला कि ये 0 मैट्रिक्स आया, तो a इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब b 0 1 0 0, तो 0 1 0 0 जैसे ही हमने b स्क्वायर निकाला वो b मेरा 0 के इक्वल आया, तो यानी b इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब अगर हम a b निकालते हैं तो वो हमारी मैट्रिक्स आती है 0 0 1 0 a। तो जो हमारा ए बी आएगा इस मैट्रिक्स के केस में वो कुछ इस टाइप का आएगा, 0 0 1 0 ए था हमारा और बी था वो हमारा था 0 1 0 0। तो जब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0 0 1 0। तो जो ये मैट्रिक्स है अगर इसका हम पावर करते जाएंगे तो ये हमारी मैट्रिक्स कभी भी नीलपोटेंट नहीं आएगी। हम यहाँ पर ए मैट्रिक्स को भी ये लेंगे और बी मैट्रिक्स भी हम यही कंसीडर करेंगे। तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा, दोबारा लिख देती हूँ कि जो हमारा ए है वो मैट्रिक्स हमने कंसीडर की 0 0 0 1 एंड जो बी मैट्रिक्स है वो भी हमने सेम ली। इसके लिए हमें कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलता, हम ऐसे डेफिनेशन से प्रूव करते हैं। अगर ए एन नीलपोटेंट है तो हम मान लेते हैं कि उसका इंडेक्स एन है, तो ए एन इज इक्वल टू 0, और बी भी अगर नीलपोटेंट है तो इसका इंडेक्स भी 0 मान लिए। अब चेक करना है क्या ए बी की पावर ये भी नीलपोटेंट होगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए एन एंड बी एन, ठीक है। तो ये भी 0 और ये भी 0, तो इट मीन्स जो हमारी ए बी मैट्रिक्स है वो भी हमारी नीलपोटेंट होगी। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर नीलपोटेंट मैट्रिक्स विद which commutes with each other if index of A is equal to 10 and index of B is equal to 15, then index of A plus B cannot exceed 15। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि index of A plus B less than equal to index of A plus index of B। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया कि जो हमारा index of A plus B लेस देन होगा इक्वल टू इंडेक्स ऑफ A प्लस इंडेक्स ऑफ B। तो जो इंडेक्स ऑफ A प्लस B है हमारे पास वो होगा लेस देन और इक्वल टू 10 प्लस 15। तो इंडेक्स ऑफ A प्लस B लेस देन और इक्वल टू 25। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इफ A इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 120 देन इंडेक्स ऑफ A की पावर 10 इज इक्वल टू। अब हमारे पास इसके लिए भी एक रिजल्ट होता है कि अगर A हमारी कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है उस जिसका इंडेक्स m है, तो अगर हमें A रेज़ टू पावर k का इंडेक्स फाइंड करना है तो वो इक्वल होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर m बाय k के इक्वल, ठीक है। जो m है वो इंडेक्स है A का और जो हमें निकालना है k वो नीचे रखना है। तो यहाँ पर हमें इंडेक्स गिवन है 120 A का, तो 120 बाय 10, ठीक है, नहीं 1020, ये 1020 है इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ 0 से 0, तो यहाँ से 102 मेरा आंसर आ जाएगा
कि अगर ए कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है इंडेक्स m की, देन a रेज टू पावर k इज आल्सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स m बाय k। नेक्स्ट, हाउ मैनी डायगोनल एंड मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n स्क्वायर आर ऑर्थोगोनल। सबसे पहले हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझते हैं क्या होती है। जिस मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, तो वो होती है मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद हाउ मैनी डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n स्क्वायर आर ऑर्थोगोनल। अब डायगोनल मैट्रिसेस लेनी है तो मैंने कंसीडर की कि जो मेरी ए है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को लिख सकते हैं a1 a2 an का स्क्वायर, क्योंकि उसमें n ऑर्डर उसका क्या है n स्क्वायर, तो डायगोनल पे कितनी एंट्रीज होंगी n स्क्वायर, तो लिख लिया a इज इक्वल टू डायगोनल a1 a2 an स्क्वायर। अब उसका ट्रांसपोज लिया, तो जो उसका ट्रांसपोज है, अगर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो जो एंट्री डायगोनल पे प्रेजेंट होती है वो डायगोनल पर ही रहती है, तो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a1 a2 an स्क्वायर। अब हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी मैट्रिक्स है a ट्रांसपोज उसको आइडेंटिटी के एक बार रखेंगे, तो यहाँ से मेरे पास आया डायगोनल a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर an का स्क्वायर, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो डायगोनल a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर an स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल a1 1 1 1। तो ये एंट्रीज हैं जो मेरे पास ai का स्क्वायर वो मेरा इक्वल आ जाएगा 1 के, तो यहाँ से आएगा ai इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो जो हर एक ai है उसके पास 2 चॉइसेस हैं, और जो डायगोनल पर एंट्रीज हैं हमारे पास वो टोटल n स्क्वायर है हमारे पास, हर एक के पास 2 चॉइसेस हैं, तो टोटल जो चॉइसेस होंगी वो होगी 2 की पावर n स्क्वायर। तो हम यहाँ से जो मैट्रिसेस हैं वो 2 की पावर n स्क्वायर। हाउ मैनी डायगोनल मैट्रिसेस पूछा है, तो हम 2 की पावर n स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वेयर एंट्रीज आर आइदर -1 और 1। तो सबसे पहले हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो हमारी एंट्रीज होती हैं उसका स्क्वायर करके सम करते हैं, तो जो हमें अगर सेम रो के साथ एलिमेंट्स को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो वो 1 आना चाहिए, लेकिन अगर फर्स्ट रो और सेकंड रो के एलिमेंट का स्क्वायर करके उनको ऐड करते हैं तो वो 0 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये रहा मेरे पास रिजल्ट लिखो हुआ, ए इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो ऑफ ए शुड बी 1 and sum of the product of elements in any 2 different rows must be 0। तो अगर मेरे पास एंट्रीज -1 और 1 है तो मैं कहाँ रख सकती हूँ, यहाँ -1 यहाँ 1 यहाँ -1 यहाँ 1। तो अगर मेरे को इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाना है तो सबसे पहले मेरे को 0 चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक रो में 1 एक बार रख देती हूँ तो आगे सिर्फ मेरे पास चॉइस बचती है कि मैं उनको 0 रख सकूँ ताकि उसका स्क्वायर करके मेरे को 1 मिले, लेकिन यहाँ पर मेरे पास चॉइसेस ही 2 है, -1 और 1। तो यानी मैं यहाँ कोई भी ऐसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बना पाऊंगी विद द हेल्प ऑफ -1 और 1। तो नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n whose एंट्रीज आर आइदर 1 और -1 इज 0, क्योंकि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स बनाना पॉसिबल नहीं है जिसकी एंट्री 1 और -1 हो और जो हमारी ऑर्थोगोनल भी हो, क्योंकि ऑर्थोगोनल की कंडीशन ही यही है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो शुड बी 1 एंड सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर different row must be 0। Next, which of the following is correct? If A and B are orthogonal matrix of order n, then AB is orthogonal। अब अगर हमारे पास A orthogonal है तो it means A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और अगर B orthogonal है तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज B इज इक्वल टू आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है क्या हमारी AB orthogonal होगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं AB का ट्रांसपोज, ये हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से आएगा दिस, और ट्रांसपोज हमारा रिवर्स लॉ में ओपन होता है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई ए बी ट्रांसपोज ए। अब बी ट्रांसपोज मेरे पास आइडेंटिटी के इक्वल है, तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज है वो आइडेंटिटी के इक्वल है, तो यहाँ से मेरे पास आया जो ए बी मैट्रिक्स है वो मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर ए और बी दोनों ऑर्थोगोनल हैं तो पक्का ए बी भी ऑर्थोगोनल होगी। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन बी ए इज ऑर्थोगोनल। अब बी ए को चेक करते हैं, बी ए एंड बी ए का ट्रांसपोज,
ये मेरा आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। तो बी ए एंड ए ट्रांसपोज बी, अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी है और यहाँ पर क्या है बी ट्रांसपोज, तो ये भी आइडेंटिटी के इक्वल। तो अगर ए एंड बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्सेस हैं तो ए बी ऑर्थोगोनल होगी और बी ऑर्थोगोनल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमें प्रूव करना है क्या हमारा ए की पावर m है, क्या वो भी मेरा ऑर्थोगोनल होगा। तो ऐसे चेक करेंगे ए की पावर m, ए m की पावर ट्रांसपोज, तो ये मेरे पास बनेगा ए m एंड ए ट्रांसपोज की पावर m, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज की पावर m और ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तीनों करेक्ट हो जाएंगे कि अगर ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होती हैं तो उनका प्रोडक्ट ए बी ऑर्थोगोनल होता है और बी हमारा ऑर्थोगोनल होता है, और अगर ए की कुछ भी पावर करते हैं तो वो भी हमारा ऑर्थोगोनल होता है। नेक्स्ट, हाउ मैनी डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n आर यूनिटरी। अब यूनिटरी मैट्रिसेस समझते हैं। सबसे पहले यूनिटरी मैट्रिसेस होती हैं ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऐसी मैट्रिसेस जिनके लिए ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा। अब डायगोनल मैट्रिसेस वैसे देखनी है तो ए हमने लिख लिया ए इज इक्वल टू डायगोनल A1 A2 AN। तो जो इसका ए थीटा का मतलब होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करना, सिर्फ कॉन्जुगेट करना। तो ए थीटा इज इक्वल टू डायगोनल A1 बार A2 बार, ठीक है। तो ए थीटा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाला हमने और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया। तो अब इसको ये है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स में कि अगर Z1 का बार है हमारे पास तो ये हो जाता है Z1 मोड का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर A1 बार कोमा A2 कॉन्जुगेट AN कॉन्जुगेट, तो ये इक्वल होगा मेरा मोड A1 का स्क्वायर मोड A2 का स्क्वायर मोड AN का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल 1 1 1। अब मोड AI का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस हमारे पास चॉइसेस हैं जो मोड AI इज इक्वल टू 1 के लिए। अब मोड AI जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मोड AI इस फॉर्म का होगा ई आयोटा थीटा, क्योंकि जब इसका मोड निकालते हैं वो 1 आता है तो वो सारे AI आएंगे। तो जो AI की वैल्यूज हैं वो हो सकते हैं कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, और जो मेरा थीटा है वो R से बिलोंग करेगा, यानी थीटा की वैल्यू जैसे हम चेंज करेंगे तो ई आयोटा थीटा हमारा चेंज हो जाता जाएगा। तो यहाँ पर पूछा हाउ मैनी डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n आर यूनिटरी। तो जब हमने ये फाइंड किया जो हमारा AI है वो इक्वल आया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जो मेरा थीटा है वो किसी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स जो मेरी यहाँ पर यूनिटरी मैट्रिक्स है वो इनफाइनाइट पॉसिबल है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बदलती जाऊंगी तो AI की वैल्यू चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट, हाउ मैनी डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n आर देयर विच सेटिस्फाइंग a की पावर 4 इज इक्वल टू 16 आइडेंटिटी। अब डायगोनल मैट्रिक्स लेनी है तो सबसे पहले a इज इक्वल टू डायगोनल A1 A2 AN लिख लेते हैं। तो a की पावर 4 होगा, उसके लिए क्या होगा डायगोनल एंट्रीज की 4 पावर हो जाएगी। जस्ट अगर डायगोनल मैट्रिसेस लेते हैं तो उसकी कुछ भी पावर करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जस्ट उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनका भी उतनी ही पावर हो जाती है जितनी हम मैट्रिक्स की करते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन है कि a की पावर 4 इज इक्वल टू 16 आइडेंटिटी। तो यहाँ से लिखा डायगोनल A1 की पावर 4 A2 की पावर 4 AN की पावर 4 इज इक्वल टू 16 दिस। तो यहाँ से मेरे पास आया AI इज इक्वल टू 16। तो AI का की पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब इसके हम फैक्टर बना सकते हैं AI का स्क्वायर का माइनस स्क्वायर AI स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो AI के पास यहाँ से 4 चॉइसेस आई हमारे पास। तो यानी एलिमेंट टोटल है जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसके पास n चॉइसेस n एलिमेंट्स हैं वो टोटल, लेकिन हर एक एलिमेंट के पास 4 चॉइसेस हैं। तो यहाँ से जो हमारी डायगोनल मैट्रिसेस पॉसिबल हैं वो होंगी 4 की पावर n, क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास 4 चॉइसेस हैं। वो 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 2 आयोटा हो सकता है, -2 आयोटा हो सकता है। और जो टोटल एंट्रीज हैं डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास n है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4 की पावर n। नेक्स्ट, number of non-trivial entries in the set of all scalar matrices of order n is equal to।
अब नॉन ट्रिवियल एंट्रीज बतानी है हमें किसी भी स्केलर मैट्रिक्स में ऑर्डर n की। अब ये ले ली हमने एक स्केलर मैट्रिक्स n क्रॉस n की, तो इसकी स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डायगोनल की बाकी सारी जीरो और जो डायगोनल की एंट्रीज वो सारी इक्वल। तो ये मैंने मान ली के, तो हमारे पास जो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हैं वो सिर्फ एक ही तो है, के ही तो बार बार रिपीट होता है। ये होती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज इक्वल हो, के ऑफ आई, इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही चॉइस तो आई के, क्योंकि सभी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो के इक्वल हैं, तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी डायगोनल मैट्रिसेस ए ऑफ ऑर्डर 4 आर आइडेम्पोटेंट। अब आइडेम्पोटेंट के लिए हम क्या करते हैं, आइडेम्पोटेंट होता है हमारा ए स्केयर इज इक्वल टू ए हो जाए हमारा। तो अब हम ए को लिखते हैं ए इज इक्वल टू डायगोनल a1 a2 an, तो ए स्केयर होगा हमारा a1 का स्केयर a2 का स्केयर, जस्ट हमारी डायगोनल एंट्रीज का स्केयर हो जाएगा। और अब हमें आइडेम्पोटेंट होने की कंडीशन का यूज करना है, तो डायगोनल a1 का स्केयर a2 का स्केयर an का स्केयर इज इक्वल टू डायगोनल a1 a2 an। तो यहाँ से मेरे पास आएगा ai का स्केयर इज इक्वल टू ai। तो इस ai को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मिला ai माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ai के पास दो चॉइसेस आई, ai 0 हो सकता है 1 हो सकता है। अब जो टोटल मेरे पास डायगोनल एंट्रीज हैं ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो एक यहाँ रख सकते हैं एलिमेंट और एक यहाँ, तो यहाँ हर एक एलिमेंट के पास दो दो चॉइसेस हैं। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 2 की पावर 4, क्योंकि जो ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का वो 4 है, तो 2 की पावर 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट देन ए प्लस बी इज आइडेम्पोटेंट। अगर ए आइडेम्पोटेंट है तो इट मीन्स ए स्केयर इज इक्वल टू ए, और अगर बी आइडेम्पोटेंट है और बी स्केयर इज इक्वल टू बी। अब प्रूव करना है क्या हमारा ए प्लस बी का होल स्केयर भी हमारा ए प्लस बी के इक्वल आता है या नहीं, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू, तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी। जब तक ये कम्यूट नहीं करते हम डायरेक्ट इसको ओपन नहीं कर सकते, तो यहाँ से आएगा ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्केयर। अब ए मेरी आइडेम्पोटेंट है तो यहाँ मेरे पास ए आ जाएगा, और ए बी मेरा ए बी ही रहेगा और बी ए रहेगा, प्लस बी स्केयर मेरा बी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो यहाँ से बी आ जाएगा। तो अगर मेरा ए प्लस बी का होल स्केयर अगर ए प्लस बी के इक्वल आता तो मैं बोल देती कि ए प्लस बी मेरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पर जो ए प्लस बी का होल स्केयर है वो इक्वल आया ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी, जो कि हमारा एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इट मीन्स अगर ए और बी आइडेम्पोटेंट है तो जरूरी नहीं ए प्लस बी भी आइडेम्पोटेंट होगा। Next, if A and B are idempotent, then A plus B is idempotent. If A B is equal to B, A is equal to 0. अभी जो रिजल्ट किया उसमें हमारे पास एक कंडीशन आई थी, ये आई थी A प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी। अगर ए बी और बी ये 0 हो जाए तो ए प्लस बी का होल स्केयर ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा, तो ये मैट्रिक्स मेरी आइडेम्पोटेंट बन जाएगी। यानी अगर दो मैट्रिसेस आइडेम्पोटेंट है तो उनका जो सम है वो आइडेम्पोटेंट तभी होगा जब हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए 0 के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट देन ए प्लस बी इज आइडेम्पोटेंट। तो हमने ये तो चेक कर लिया कि जो हमारा ए प्लस बी का स्केयर है वो हमारा ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्केयर के इक्वल आता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर ए बी और बी ए अगर ये 0 लेके चले तो हम आइडेम्पोटेंट शो कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम ए प्लस बी को आइडेम्पोटेंट लेके चलें तो क्या हम ये कंडीशन प्रूव कर पाएंगे ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये यहीं से क्लियर है कि अगर ए और बी दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती हैं तो जो उनका सम होता है वो आइडेम्पोटेंट होता है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है जब हमारा ए बी बी ए इज इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से हमारा थर्ड एंड सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट होगी इफ ए बी बी ए इज इक्वल टू 0, और ए आइडेम्पोटेंट इफ एंड ओनली इफ का केस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n whose elements are from the set 0 and 1 is equal to। अब हमें ऑर्डर n के देखने हैं, ठीक है, और यूनिटरी मैट्रिसेस होने चाहिए। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अब जो हमारी यूनिटरी मैट्रिसेस है और एंट्रीज हैं वो हमारे पास दो, तो दो चॉइसेस आ रहे हैं एक एलिमेंट के पास, तो 2 की पावर n हो जाएगा यहाँ से आंसर। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर यूनिटरी मैट्रिसेस देन ए प्लस बी इज आल्सो।
अब ए अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। नेक्स्ट बी थीटा इज इक्वल टू बी थीटा बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है क्या हमारा ए बी यूनिटरी होगा, तो ए बी एंड ए बी की पावर थीटा इज इक्वल टू, इसको ओपन कर सकते हैं हम रिवर्स लॉ में, बी थीटा ए थीटा। अब बी थीटा हमारे पास आइडेंटिटी है तो यहाँ से आ जाएगा ए आइडेंटिटी ए थीटा, और ये वैल्यू ये रही तो ये आइडेंटिटी के इक्वल। अगर हमारा ए और बी दो यूनिटरी मैट्रिसेस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी यूनिटरी होगा। नेक्स्ट ए बी इज नीड नॉट बी यूनिटरी, ये गलत है। उसके बाद बी ए इज अ यूनिटरी, तो अगर ऐसे ही हम बी ए के लिए प्रूफ करें तो वो बी हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसको हम रिवर्स लॉ में ओपन करते हैं और ए थीटा ए हमें यूनिटरी गिवन है तो उसका फ़ायदा उठा के हम यहाँ पर ए थीटा की जगह आइडेंटिटी पुट कर देते हैं, तो ये मेरा आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। इट मीन्स बी मेरा एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो यहाँ से ए और सी ऑप्शन सही हो जाएंगे और जो हमारे बी और डी ऑप्शन है नीड नॉट बी यूनिटरी वो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, इफ एस इज इक्वल टू ए आई जे 6 क्रॉस 6 ए आई जे इज इक्वल टू 0 1 आयोटा एंड ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन तो जो हमारे एस है उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी कि ए आई जे हमारी 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स है और उसमें हमारे पास सभी की सभी एंट्रीज हैं वो हमारी वो 0 1 और आयोटा से आ रही है। अब यूनिटरी मैट्रिक्स की एक कंडीशन होती है कि अगर हम किसी भी रो का सम का स्केयर करके ऐड करें तो वो 1 आना चाहिए, लेकिन अगर फर्स्ट रो का सेकंड रो के साथ प्रोडक्ट करके ऐड करें तो वो मेरा 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरे पास उसके पास दो चॉइसेस रहेंगी, क्योंकि ए आई जे यहाँ पर 1 बनाना है मेरे को इस रो का सम, तो यहाँ से मेरे पास इसके लिए दो चॉइसेस रहेंगी। तो यहाँ मैं यहाँ भी रख सकती हूँ दो चॉइसेस, यहाँ भी दो चॉइसेस, यहाँ भी दो चॉइसेस, यहाँ भी दो चॉइसेस और यहाँ भी, तो यहाँ टोटल जो मेरे पास है वो 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर मैंने यहाँ पर 1 रख दिया तो मैं नीचे यहाँ 0 रखूँगी, क्योंकि कॉलम्स का सम करके कॉलम्स का प्रोडक्ट करके सम करके भी 1 आना चाहिए, भी हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ बचेगी मेरे पास, यहाँ रख सकती हूँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 और यहीं आयोटा यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये 5 चॉइसेस बची, तो यहाँ से 5 आ गया। नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 2 एंड नेक्स्ट 1। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें हमारे पास चॉइसेस तो वैसे 2 ही है हमारे पास 2 की पावर 6, लेकिन ये 6 ये 5 4 3 2, तो यहाँ से हमारे पास 6 फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ऑन द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 इज इक्वल टू। अब हमें नॉन ट्रिवियल एंट्री सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में देखनी है, तो ये हमें एक मैट्रिक्स लेनी है 4 क्रॉस 4 की, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ जो एंट्री रखेंगे हम, ये टोटल जो एंट्रीज हैं हमारे पास, जो टोटल एंट्रीज अगर हमने यहाँ पर 1 रख दिया तो यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ 2 रख दिए तो यहाँ भी 2 रखेंगे। ठीक है, हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो कुछ इस टाइप से होंगी। अगर ये हमारे पास 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है तो एक चॉइसेस ये हुई हमारे पास, एक चॉइसेस ये हुई, एक ये हुई और एक ये हुई, और उसके बाद ये जो नीचे आएंगी इसकी एंट्रीज ये हुई, क्योंकि जो नीचे आएंगी वही ऊपर आएंगी, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस होगी। यहाँ से ये कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया 4 क्रॉस 4 की नॉन ट्रिवियल एंट्रीज वो हमारे पास होंगी टोटल 10, अगर हम 4 क्रॉस 4 की बात कर रहे हैं। इसके लिए भी हमारे पास एक रिजल्ट है, द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। अब यहाँ तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स थी तो मैंने लिख के देख लिया, अगर मेरे पास बड़ी से बड़ी मैट्रिक्स आ जाती है जैसे 25 क्रॉस 25 की, 35 क्रॉस 35 की, तो उसके लिए मैं जस्ट एक फॉर्मूला यूज़ करूँगी 35 इंटू 36/2, और जो मेरा यहाँ से कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा वो मेरी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होंगी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायगोनल एंट्री मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n विच इज़ आल्सो निलपोटेंट, कि ऐसी डायगोनल मैट्रिसेस बतानी है मेरे जो निलपोटेंट भी हो। तो सबसे पहले लिखते हैं ए इज इक्वल टू डायगोनल A1 A2 AN। अब ये निलपोटेंट है तो इसका कोई ना कोई इंडेक्स होगा, तो हमने मान लिया कि जो उसका इंडेक्स है वो n है, तो AN इज इक्वल टू A1 की पावर n, A2 की पावर n, AN की पावर n। तो यहाँ से हम अगर हमारी जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है वो AN इज इक्वल टू 0 होती है, तो यहाँ से रख दिए AI का स्केयर इज इक्वल टू 0। तो जो AI है उसके पास चॉइसेस बची हमारे पास 0, तो वो सभी जो एंट्रीज हैं वो 0 हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज हम कितने बना सकते हैं 0।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इफ अल्फा इज इक्वल टू 2π/15 एंड ए इज इक्वल टू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा देन ए की पावर 333 इज। तो अब हमें एक रिजल्ट पता है कि अगर हमारे पास इस टाइप की मैट्रिक्स है तो हम निकाल के जनरलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को, जैसे कोस अल्फा हो गया, साइन अल्फा हो गया, और यहाँ पर माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। तो जैसे ही इस मैट्रिक्स का स्केयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 अल्फा एंड 2 अल्फा इस टाइप की बन जाती है। तो ए की पावर n करने पर हमारे पास आएगा कोस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा एंड कोस n अल्फा। तो अब हमें निकालना है ए की पावर 333। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोस 333 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोस 333 इंटू, अब हमारे पास जो अल्फा है वो गिवन है यहाँ से 2π/15, यहाँ पे आएगा साइन 333 इंटू 2π/15। सिमिलर यहाँ पे साइन की जगह, ठीक है। तो अब 15 हम यहाँ से कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर बचेगा वो सिर्फ हमारा यहाँ से 3π बचेगा। तो यहाँ से a³ हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, जस्ट हमें ये वैल्यूज़ a की पावर 333 और अल्फ़ा की जगह ये पुट करना है। तो हम देखेंगे कि जो हमारी a3 की वैल्यू आती है, अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू ये लेते हैं 2π/15, तो हमारी जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद वो भी हमारी a3 के इक्वल आएगी। नेक्स्ट, इफ A is a 3x3 is a skew symmetric matrix then which of the following is true। कि अगर A 3x3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें देखना है कि अगर A 20/20 है क्या वो मेरा सिमेट्रिक होगा, A 20/20 क्या वो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, A 20/21 क्या सिमेट्रिक होगा, और A की पावर 20/21 क्या वो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पर एक रिजल्ट लिखा हुआ है कि अगर A मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैं इवन पावर करती हूँ तो वो मैट्रिक्स मेरे को सिमेट्रिक मिलती है, लेकिन अगर उसकी मैं ओड पावर करती हूँ तो वो मैट्रिक्स मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक मिलती है। तो यहाँ से चेक करते हैं, अगर यहाँ पर ए मैट्रिक्स मेरी स्क्यू सिमेट्रिक है तो अगर उसकी मैं इवन पावर करती हूँ तो वो मेरे को सिमेट्रिक मिलेगी, तो यहाँ से ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, अगर उसकी मैं ओड पावर करती हूँ तो वो मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक देती है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी सही होगा, क्योंकि यहाँ ओड पावर की है ए की पावर 20/21 एक ओड नंबर है, तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ओड पावर करते हैं तो वो हमें स्क्यू सिमेट्रिक देता है। नेक्स्ट, इफ S इज इक्वल टू AIJ n×n A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, n बिलोंग्स टू n, एंड T इज इक्वल टू AIJ A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज, ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। देन हमें बताना है कार्डिनलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन T। तो हमें एक रिजल्ट पता है कि 0 इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। 0 मैट्रिक्स को छोड़ के और कोई भी मैट्रिक्स ऐसी नहीं होती जो सिमेट्रिक भी हो और हमारी स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो 0 मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स है जो हमारी सिमेट्रिक भी होगी और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी। तो जो हमारा S इंटरसेक्शन आएगा उसमें जीरो मैट्रिसेज आ जाएंगी सभी ऑर्डर्स की, 1x1 की, 2x2 की, 3x3 की, क्योंकि ये रिजल्ट यूज करेंगे कि 0 मैट्रिक्स इज ओनली मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, 0 मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। इसको छोड़ के कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं होती जो सिमेट्रिक भी हो और नॉन सिमेट्रिक भी हो, क्योंकि हम खुद सोच सकते हैं अगर हमारा A ट्रांसपोज या तो 1 इक्वल आएगा और A ट्रांसपोज या -1 इक्वल आएगा। ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब सिर्फ 0 मैट्रिक्स हो। तो 0 मैट्रिक्स ही ओनली मैट्रिक्स है जो इसमें आएगी। तो 0 मैट्रिक्स 1x1 की भी हो सकती है, 2x2 की भी हो सकती है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इनफाइनाइट मैनी ऐसी मैट्रिसेस होंगी जो मेरी S इंटरसेक्शन T में आएंगी। तो जो कार्डिनलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन T होगी वो मेरी इनफाइनाइट होगी। नेक्स्ट, if T is equal to A is equal to AIJ 3x3 and AIJ belongs to C and A plus A थीटा। अब ये जो A plus A थीटा है ये होती है मेरी हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है, और A minus A थीटा ये होती है मेरी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। और जो हर्मिशन मैट्रिक्स होती है उसकी हर एक जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो रियल होती हैं। इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि टी में वो सभी मैट्रिसेस आएंगे सच दैट A plus A थीटा और A minus A थीटा, कि या तो A plus A थीटा मेरा इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा और या फिर A minus A थीटा इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। लेकिन हमारी जो ये प्रॉपर्टी है वो कहती है कि जो हर्मिशन मैट्रिक्स है ना उसकी जो एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमेशा रियल होनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें वो तो रियल नहीं है,
उसके बाद जो हमारी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो या तो 0 होती हैं और या फिर प्योरली इमेजिनरी होती हैं। लेकिन यहाँ देखें 5 और 3 ये तो हमारे रियल नंबर हो गए, इनको तो हम इमेजिनरी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास नहीं आएगी जो जिसमें हमारी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स और हर्मिशन मैट्रिक्स दोनों इसके इक्वल हो। तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती हमारे पास जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि जो a प्लस ए थीटा हो या तो वो इसके इक्वल हो और या फिर a माइनस ए थीटा इसके इक्वल हो। तो यानी अगर इसमें कोई भी हमारी ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती तो जो टी सेट है उसमें कोई भी मैट्रिक्स नहीं आएगी, तो जो कार्डिनलिटी ऑफ टी होगी वो हमारी 0 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।